बच्चों आंसर्स में दे रहा हूं, उसे तुम नोट कर लो। बच्चों मैचिंग में देखोगे तो ए बी सी डी आर क्यू पी एस 16 बच्चों, पी नॉट वी नॉट बाई 2 आर 17 बच्चों, बॉम्बे 18, इसमें बच्चों 4/3 पी नॉट 19, इसमें 2 पी नॉट वी नॉट बाई 3 आर टी नॉट 20, इसमें 0.16 ग्राम। बच्चों मैंने 20 तक दिए थे, बट मैं सारे आंसर दे देता हूं, ठीक है। डिस्कस 20 तक कर लेंगे। 21, इसमें आंसर है बच्चों 2 पी नॉट, ठीक है, बाई 3 एन आर पी नॉट बाई 3 ए रूट 22, इसमें आंसर 0.14। 23, इसमें आंसर 3:1। 24, 3π/8। 25, इसमें आंसर सी। हाँ, पर एक बार आंसर दे रहा हूं। 26, 209 किलो पास्कल। 27, दिल्ली। 28, बच्चों ये थ्योरेटिकल सा है तो बाद में देखते हैं। 29, इसमें ए और बी, बाकी बच्चों थ्योरेटिकल से हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा बच्चों जो सीट 3 थी उसमें एक दो आंसर चेंज बता रहा हूं। सीट 3, उसमें सेकंड में जहां तक के आंसर 5.6 10 की पावर 24 होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें 6.1 10 की पावर 8। सीट 3 में बच्चों जहां तक के ये आंसर होने चाहिए, और कैलकुलेशन कर लेना, अगर वैसे मैंने जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से तो ये आ रहे हैं, पर आप में से किसी का अगर अलग आता है तो वो भी मुझे बताना, वो चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। ये सीट 3 के आंसर्स कुछ बच्चों ने बताया गड़बड़ है, तो मैंने चेक किया तो वो ये आने चाहिए। अच्छा हाँ, डीपीपी भी अभी बाद में कर लेंगे, चलो पहले ये खत्म कर देते हैं। तो बच्चों सीट 4 में बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम निकालो। सीट 4, ठीक है। सीट 4 में बच्चों तुम देखना, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कोई डाउट? 15 में बच्चों कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों अब आवाज बंद हो जाए, सब इधर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कोई डाउट? 16 में कोई डाउट? डाउट हो तो बच्चों हैंड राइज करें, जिसे डाउट हो। बोलो बच्चों, किसी को डाउट हो किसमें? 16 में बच्चों देखो, 1 मोल आइडियल गैस, तुम्हें टेम्परेचर बताना है जब वॉल्यूम वी नॉट हो, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो टी इक्वल टू पीवी बाई एनआर, ठीक है। अब देखो, P इज P नॉट, या P निकालना पड़ेगा। V कितना दिया है? V नॉट, एन आर। अब प्रेशर देखो, प्रेशर के लिए तुम्हें इक्वेशन दी है, उसमें V की जगह V नॉट रखो, तो 1 प्लस V नॉट बाई V नॉट का स्क्वायर
पी नॉट बाई टू, बस ये आंसर आ गया, पी नॉट वी नॉट बाई टू आर। एन वन दिया है, एन वन है तो ये आंसर, समझ गए ना। देखो वॉल्यूम जब वी नॉट हो तब टेम्परेचर बताना, वॉल्यूम वी नॉट रखा, प्रेशर ये आया, प्रेशर की जगह पी नॉट बाई टू, एन की जगह वन। ठीक है बच्चों, 17 हम क्लास में कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है। 18 बच्चों, इसमें डाउट? बच्चों 18 में बता रहा हूं, 18 बच्चों देखो तुम्हें दिया है टू आइडियल कंटेनर, स्मॉल पाइप से जोड़ दिया, प्रेशर पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट। तो बच्चों दो कंटेनर है, इन्हें पाइप से जोड़ दिया, प्रेशर पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, आइडेंटिकल है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, मान लो वी नॉट वी नॉट। ठीक है, अब वन कंटेनर इज मेंटेन एट सेम टेम्परेचर और दूसरे को 2T नॉट कर दिया, तो बच्चों इसका टेम्परेचर 2T नॉट कर दिया, इसको वही रखा, तो फाइनल प्रेशर बताना है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? दो कंटेनर है, पी नॉट वी नॉट टी नॉट, पी नॉट वी नॉट टी नॉट, एक का टेम्परेचर वही रखा बट दूसरे का टेम्परेचर क्या कर दिया, डबल, दूसरे का टेम्परेचर डबल, तब तुम्हें फाइनल प्रेशर बताना है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? बताओ पूरे सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे या नहीं? तो कभी भी ज्यादा दिक्कत लगे तो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दो। अब पहले मोल्स लिखोगे तो n इक्वल टू पीवी बाई आर टी, तो पी नॉट वी नॉट आर टी नॉट, पी नॉट वी नॉट आर टी नॉट। फाइनली प्रेशर P मान लिया, तो P V R T नॉट, दूसरे के लिए P V R 2T नॉट। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? इनिशियल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों P नॉट V नॉट R, सॉरी V नॉट R T नॉट सब तरफ से कट रहा है, तो P नॉट प्लस P नॉट, यहां बचा P प्लस P बाई टू, 2P नॉट इक्वल टू 3P बाई टू, तो P यहां से आ गया 4P नॉट बाई 3। बच्चों क्लियर है ये अभी? बच्चों अब एक बार वापस बताओ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहीं कोई तकलीफ, किसी को भी डाउट हो? पहले के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बाद के नंबर ऑफ मोल्स, तो इनिशियली इसमें होंगे पी नॉट वी नॉट बाई आर टी नॉट, पी नॉट वी नॉट बाई आर टी नॉट, बाद में प्रेशर P मान लिया, तो P इसके होंगे पी वी नॉट बाई आर टी नॉट, इसका टेम्परेचर डबल है, तो ये बच्चों चेक करके बताओ इसमें कहीं दिक्कत लग रही हो? ठीक है ओके, फर्दर बच्चों देखो, ये था अपना कौन सा था, 18। बच्चों 19 में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर एट टेम्परेचर 2T नॉट, तो ये पूछा है, तो P की जगह क्या रखोगे, ये P की जगह क्या रखोगे, ये बस आ जाएगा। अभी क्लियर है ये? 20 बच्चों, 20 में कोई डाउट? 20 में डाउट देखते हैं बच्चों, यहां तक कर लो फिर मैं 20 डिस्कस करता हूं। बच्चों आंसर्स को मैं साइड कर देता हूं, ठीक है ना, आंसर लिख लिए होंगे उसे साइड कर देता हूं। देखो अब 20 नंबर बच्चों देखो, ऑक्सीजन इतने में भर दिया है, प्रेशर 1.5, टेम्परेचर ये, अब उसमें लीकेज है, लीकेज होने की वजह से प्रेशर ये हो गया, टेम्परेचर ये हो गया, तो मैं निकालना है कितना मास लीक किया। ठीक है, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालता हूं पीवी बाई आर टी, पीवी बाई आर टी, तो पहले प्रेशर साइड से ये है, वॉल्यूम बच्चों कितना है, 10 की पावर -3 अपॉन आर, मान लो 25/3, और टेम्परेचर शायद 400 था,
बाद के मोल्स प्रेशर 10⁵, वॉल्यूम ये 25/3 और ये 300। बोलो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, इसमें कोई दिक्कत? नंबर ऑफ मोल्स ये होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे होते हैं मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ग्राम में चाहिए तो 32 लिख दो, तो वो आंसर ग्राम में मैंने दिया है, मैंने ग्राम में ही लिखा था ना। हाँ, तो अगर केजी में चाहिए तो वो लिखो, लेकिन ग्राम में चाहिए तो ये। अब बस इसको यहां भेज दोगे, मास आ जाएगा। बच्चों फिर समझो, N इक्वल टू पीवी बाई आर टी। तो मैं पहले का प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो शुरू के मोल्स निकाल ली। अब वो गैस लीक कर गई, लीक कर गई तो प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो बाद के मोल्स कैसे निकालोगे? वही पीवी बाई आर टी। तो पीवी बाई आर टी ये बाद के मोल्स आ गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बच्चों, इसमें अभी कोई तकलीफ? आगे का गुणा भाग कर पाओगे? कहीं कोई डाउट लग रहा हो जरूर पूछो, ठीक है? फिर बताओ, ये था बच्चों 21 बच्चों, इसमें डाउट? 20 तक ही दिए थे, ठीक है, चलो कोई नहीं बच्चों, आंसर्स तो लिख लिए ना सारे। इसमें बच्चों किसी को डाउट? अब बच्चों जो डीपीपी मैंने जो पुराना वाला था, उसके शायद बीच बीच में एक दो क्वेश्चन बाकी हैं, उनके मैं पहले आंसर्स लिख रहा हूं। बच्चों मुझे एक बार बताओ, 19 नंबर हमने कर लिया आंसर्स, ओके, इसे साइड कर दो। अब बच्चों डीपीपी में मुझे बताओ, 19 हमने कर लिया है ना, ठीक है। इस साइड बच्चों मेरे हिसाब से 25 बच रहा है, तो 25 में बच्चों आंसर है 4150, ठीक है ना, 4150। 26 शायद हमने कर लिया है, 26 कर लिया है ना। 27 में आंसर है फोर्थ। फिर बच्चों 30, इसमें आंसर फर्स्ट, ठीक है। अब 31, इसमें आंसर फर्स्ट, 32 थर्ड, 33 फोर्थ, 34 थर्ड। बच्चों 35 शायद करवा दिया है, करवाया कि नहीं? अगर नहीं करवाया तो मैं आंसर तो लिख ही देता हूं, 36 सेकेंड। पहले बच्चों इतना देख लो, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अब 25 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 25 में किसी को डाउट? 25 में बच्चों किसी को भी डाउट हो पूछे। आंसर चेंज है 4150, किसी से भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। 25 में किसी को डाउट? ठीक। 32, इसमें बच्चों किसी को डाउट? या 25 के बाद 27 में किसी को डाउट? 30, इसमें कोई डाउट? 30, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो 31, इसमें कोई डाउट? 32, 33, 33, देखो 20 लीटर टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, इतनी है, प्रेशर बताना है, ठीक है। देखो ट्रांसलेशन एनर्जी N/F/2 RT, NRT इसको लिख सकते हो PV। अब ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3/2 PV। अब एनर्जी तुमको दी है 1.5 10⁵, 3/2। प्रेशर पूछा है, वॉल्यूम 20 इंटू 10⁻⁻3, बस आ जाना चाहिए, समझ गए? देखो ये तो कट गया, बाकी आ जाएगा। बच्चों बताओ अब 34, इसमें कोई डाउट? 34 देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर गैस हैव ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी? 34 ना, देखो ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डबल।
पहले टेम्परेचर कितना है 20, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 293, उसका डबल करोगे तो 293 का डबल, 293 का डबल 6, 8, 5, 586 केल्विन में। फिर सेल्सियस में कन्वर्ट करो, 3, 1, 3, तो केल्विन में ये, सेल्सियस में ये, तो आंसर बच्चों थर्ड। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं, मतलब सी आंसर। बच्चों बताओ इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर बताओ 35, इसमें कोई डाउट? 36, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक, अब इस साइड बच्चों देखो, इस साइड बच्चों 37, 38 ये सब शायद कर चुके हैं बच्चों। इसमें बच रहा होगा मेरे हिसाब से 45 कर लिया क्या? अच्छा 44 से करना है, ठीक है बच्चों। ये सब लिख लिया हो तो मैं हटा दूं बच्चों, हटा दूं इसे, ठीक है। अब देखो 44 इसमें आंसर थर्ड, 45 इसमें आंसर फर्स्ट, 46 इसमें आंसर बच्चों थर्ड। बच्चों वो 48 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, उसे 40 कर लेना। 47 में 48 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, उसे 40 कर लेना, हाँ उससे 84 आएगा, उसको 40 कर लेना। 47 में 48 की जगह उसे 40 कर लेना, थर्ड। 48 इसमें आंसर फोर्थ, तो बच्चों 47 उसमें 48 की जगह 40 कर लेना, 48 की जगह 40। 48 में बच्चों लास्ट में लिख लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एनटीपी वगैरह जो लिखा है वो हटा दो, कांस्टेंट वॉल्यूम कर लो। द अमाउंट देखो 47 में तो 40 करना है 48 की जगह, 48 में 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी कुछ लिखा है वो हटा दो, और बस लास्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम कर लो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म कर रहे हैं। आंसर्स क्लियर है बच्चों? अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 44, इसमें किसी को डाउट बच्चों? 44 में देखो R अपॉन CV 0.67, इसको लिख सकते हो 2/3, तो CV आ गया 3/2R। 3/2R CV किसके लिए होता है? मोनोएटॉमिक। ठीक है बच्चों 45 इसमें कोई डाउट? 45, 46 इसमें कोई डाउट बच्चों? 47 बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे NCP डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कितने हैं? 14 ग्राम, यानी कि 1/2। बच्चों नाइट्रोजन है, Cp होगा 7/2R, डेल्टा T 40, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 70R। ठीक है, तो ये करेक्शन था, ये 40 करना था। किसका? 46। देखो एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ठीक, तो 3 देखो इन जनरल लिखो तो F/2 kBT, F3/2 kBT। ठीक है, बस आंसर फर्स्ट। अच्छा मैंने कुछ अलग लिख दिया क्या? 46, हाँ बच्चों फर्स्ट। बच्चों ये करेक्ट कर लेना, वो गलत लिख दिया मैंने। 46 में फर्स्ट, सब एक ही। जो काइनेटिक एनर्जी रैंडम मोशन वाली आती है वो टेम्परेचर की वजह से ही आती है, वो सेम ही चीज है। ये चीज क्लियर है? अब 48 देखो, 48 में फोर्थ नंबर देखो, यही हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो NCV डेल्टा T। अब नंबर ऑफ मोल्स 1/4, हीलियम है CV बच्चों 3/2R, टेम्परेचर T2 माइनस T1। अब 3/8 R, T2 माइनस T1। R को बच्चों लिख सकते हो KB इंटू Na, R को लिख सकते हो KB इंटू Na।
बोलो बच्चों, कहीं तकलीफ हो? ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, इस डीपीपी में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो? हाँ, इधर तुम आवाज बंद कर लो। ठीक। बच्चों, इस डीपीपी में कोई भी और क्वेश्चन बाकी हो जिसमें आपको डाउट हो, किसी को भी, तो बच्चों इस डीपीपी को पैक कर देते हैं। ठीक है। ओके, अब बच्चों जो सीट 4 है उसमें शायद 10 एक क्वेश्चन बचे होंगे, मतलब जो, ठीक है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं अब वो कंप्लीट कर लेना, वो हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस कर लेंगे। इस डीपीपी में तो कुछ बचा नहीं है ना? ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चले आगे अब। ठीक है। हाँ बोलो, देख लेते हैं इसी में ना, इसी में। ठीक है, 33। ठीक है, ये तो अभी बताया था मैंने, इन्हीं को बताया तो था, तब तुम कहाँ थे? फिर भी क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक, इसे हटा दूं बच्चों अब। ओके, अब बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, ये बच्चों ग्राफ दिया हुआ है, ए बी, ये प्रोसेस ऐसे दे रखी है। तो एग्जाम्पल बच्चों लिख लो। लास्ट टाइम तो बच्चों हम वर्क डिस्कस कर रहे थे, वर्क में याद करोगे तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया तुम्हें क्या देता है? वर्क डन। अगर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव। क्लियर है? उसके अलावा वर्क डन बाई सिस्टम क्या मानते हैं, और वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, ये डायग्राम बना लो बच्चों, याद रहे ये ओरिजिन से ऐसे पास होते हुए यूं दिखाई है। तो सबसे लास्ट तुम दोनों आगे वाली बेंच पे आ जाओ, तुम दोनों उठ जाओ वहां से, उसके जस्ट आगे वाली बेंच पे आ जाओ। ठीक है बच्चों, ड्रॉ कर लिया? अब बच्चों इसमें लिख लो, राइट साइन ऑफ वर्क डन, राइट साइन ऑफ वर्क डन in each process. Write sign of work done in each process. तो बच्चों जैसे ए बी बी सी सी डी डी ए, हर एक में केवल साइन लिखना है, दैट इज प्लस माइनस जीरो, और कुछ नहीं। प्लस माइनस जीरो, वर्क डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, बस उतना लिखना है। तो एक बार अपने हिसाब से सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। केवल साइन बताना है बच्चों। ठीक है, अब हैंड राइज करें बच्चों, जो आंसर देना चाहें एक एक करके। ए बी में बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, देखते हैं और कोई इसके अलावा जो आंसर देना चाहे, हैंड राइज करे, बताए मुझे। बोलो बच्चों, कोई भी जो आंसर देना चाहे। हाँ, डिस्कशन मत करो। ठीक, एडी में भी, एडी तो है ही नहीं, डी टू ए है। हाँ, डी टू ए में तुम्हारे हिसाब से माइनस। ठीक है, डी टू ए में माइनस। अब बाकी और उसके अलावा सारी प्रोसेस का बता देना चाहे कोई भी और जो आंसर देना चाहे। आसान क्वेश्चन है, बोलो बच्चों, बोलो।
पहले का माइनस ए टू बी, ओके, बी टू सी, ओके। बच्चों पूरे आंसर देखे जाए तो कोई भी सही नहीं है, मतलब एक आध पार्ट कोई सही हो सकता है पर चारों सही हो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो मैं डिस्कस करता हूं बच्चों, देखो, ठीक है। बच्चों ए टू बी ग्राफ को देखो, ए टू बी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, बोलो बच्चों, ए टू बी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ए टू बी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? अब P और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, P इक्वल टू एन आर वी टी। बच्चों बताओ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है? P और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कब हो सकता है? जब एन आर बाई वी कॉन्स्टेंट हो। जनरली हम एन आर तो कॉन्स्टेंट लेके ही चलते हैं, तो V क्या होना चाहिए? तो मुझे बताओ ए से बी प्रोसेस में वॉल्यूम में क्या चेंज आया? वॉल्यूम में क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, तो पी डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी तुम्हारा क्या हो गया? जीरो। तो मुझे बताओ ए से बी प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो वर्क डन तुम्हारा क्या हो गया? जीरो। ऐसे बच्चों बताओ सी टू डी ग्राफ, सी टू डी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है क्या? तो वो प्रोसेस भी कौन सी होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सी से डी में भी तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो। ये दोनों प्रोसेस बच्चों समझ पाए? जिनके मैंने जीरो वर्क डन लिखे हैं वो समझ पाए, क्योंकि ओरिजिन से ग्राफ पास कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट होना चाहिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन जीरो, ठीक है। अब इन दोनों पे आते हैं। बच्चों बताओ इस प्रोसेस में ग्राफ देख के क्या चीज कांस्टेंट लग रही है? टेम्परेचर। मान लो यहाँ 5 केल्विन है, तो 5 5 5 मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बच्चों वही पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, टी फिक्स, आर फिक्स, एन फिक्स। अब बताओ इस प्रोसेस में प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम तो वर्क डन निगेटिव। तो इसमें वर्क डन तुम्हारा क्या आ जाएगा? कौन सी थी ये? डी टू ए, निगेटिव। इसमें देखो, बताओ टेम्परेचर क्या है इस प्रोसेस में? टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस में पॉजिटिव वर्क डन। अब बच्चों चारों पार्ट एक बार फिर देखो, जिसमें दिक्कत हो पूछो। चारों पार्ट देखो, जिसमें भी कोई दिक्कत लग रही हो पूछो आराम से। वापस बताता हूं, देखो, ठीक है बच्चों, वापस देखना। देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी। अब ये पूरा टर्म अगर कांस्टेंट हो तो P इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी। तो ग्राफ, ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, वो तभी हो सकता है जब ये टर्म कांस्टेंट हो, यानी कि ये टर्म कांस्टेंट हो। एन और आर तो हम वैसे ही कांस्टेंट लेके चलते हैं, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट होना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना घट रहा है। बढ़ रहा होता तो प्लस, घट रहा होता तो माइनस, लेकिन वही वॉल्यूम है तो पी डीवी का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो। तो इन दोनों ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो। तो इन दोनों प्रोसेस में तो जीरो आ गया। अब ये दोनों प्रोसेस देखो, मान लो 50 केल्विन टेम्परेचर है, तो पूरे में 50 है, लेकिन ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। तो इस प्रोसेस में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन बच्चों क्या आ गया? निगेटिव। इसमें उसका उल्टा है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वर्क डन पॉजिटिव। बच्चों समझ पाए? वर्क डन का साइन तुम वॉल्यूम से डिसाइड करते हो,
अभी बच्चों क्लियर है ये? इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलें आगे बच्चों, इधर इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों कुछ पुरानी चीजें याद करते हैं, मुझे बताओ बच्चों, सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर। ठीक है बच्चों, इधर हाँ तुम लोग, सीपी माइनस सीवी आर। आर की वैल्यू एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में 8.3, और कैलोरी में लगभग 2, कैलोरी में लगभग 2। ये क्लियर है? अब बच्चों मैं पूछता हूं हाइड्रोजन के लिए सीपी माइनस सीवी, हाइड्रोजन के लिए सीपी माइनस सीवी आर, ऑक्सीजन के लिए आर, नाइट्रोजन के लिए कोई तकलीफ? अब सीपीसीवी क्या चीज है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? अब इतना क्लियर है ना? एक एग्जांपल बच्चों लिखो, एग्जांपल बच्चों लिख लो। फाइंड वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीवी find value of Cp minus Cv for hydrogen, hydrogen, comma helium, comma oxygen. Find Cp minus Cv for hydrogen, comma helium, oxygen, oxygen बोला है नाइट्रोजन, oxygen. If Cp and Cv, if Cp and Cv are specific heat, if Cp and Cv are specific heat. ठीक है, तो बच्चों वापस क्वेश्चन समझो, Cp माइनस सीवी क्या होता है? Cp माइनस सीवी आर, लेकिन याद रहे ये मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, तो एक मोल के लिए डिफरेंस ये होता है। अब बच्चों समझो, हाइड्रोजन का बताओ एक मोल कितने ग्राम में होता है? हाइड्रोजन का एक मोल कितने ग्राम में होता है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम के लिए डिफरेंस ये है, 2 ग्राम के लिए डिफरेंस ये है। अब ध्यान से समझना बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या फर्क है? बोलो बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या फर्क है? मोलर का मतलब होता है एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, और स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो चाहिए। ये पॉइंट समझे? तो अगर मैं इसे मोलर स्पेसिफिक हीट बोल रहा हूं तब ये डिफरेंस आर होता है। यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो 2 ग्राम के लिए डिफरेंस ये है। बच्चों बताओ 2 ग्राम के लिए डिफरेंस ये है, तो 1 ग्राम के लिए डिफरेंस क्या होगा? 1 ग्राम के लिए डिफरेंस R/2। तो फॉर H2 Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा? R/2। बताओ हीलियम के लिए, हीलियम के लिए क्या होगा? R/4। ऑक्सीजन के लिए R/32। तो इन जनरल बच्चों लिख सकते हो Cp माइनस सीवी R बाई मॉलिक्यूलर मास। तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं डिस्कस कर दूं। तो बच्चों याद रहे एग्जाम में 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दबाजी में मिस्टेक रहती है। हमें रटा हुआ होता है Cp माइनस सीवी आर, सही भी है गलत नहीं, लेकिन टर्म पता होना चाहिए सीपीसीवी। सीपीसीवी इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट है। अगर केवल वो स्पेसिफिक हीट बोल रहा है या पर ग्राम में बोल रहा है तो तुम्हें मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन है तो 32 से कर दो, हीलियम है तो 4 से कर दो, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? 28 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कर लो इतना।
बच्चों को डाउट हो मुझसे पूछ लो। ये पॉइंट बच्चों भी क्लियर है ना? समझ गए बच्चों इसे? ठीक। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं ना भाई? इसे हटा दो ना। चलो एक काम करो बच्चों जब तक, ठीक है। तो खैर बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये लिख लो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पहला पॉइंट बच्चों लिख लो इधर, तुम दोनों। पहला पॉइंट, इट इट डिफाइन टेम्परेचर। इट डिफाइन टेम्परेचर। इट डिफाइन टेम्परेचर। तो बच्चों जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर को रिलेट करता है। किसे रिलेट करता है? किसे रिलेट करता है? टेम्परेचर को। इट डिफाइन टेम्परेचर। अब मतलब क्या होता है बच्चों, वो चीज समझो। जैसे मान लो तुमने किसी चीज को टच किया, वो तुम्हें गर्म लग रही है। गर्म लगने का मतलब उसका टेम्परेचर कम है या ज्यादा? बच्चों फिर बताओ, किसी चीज को तुमने टच किया, वो तुम्हें गर्म लग रही है, तो उसका टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी से क्या हुआ? ज्यादा। कोई दिक्कत? अब वापस समझो, किसी चीज को तुमने टच किया, वो तुम्हें ठंडी लग रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ? कम। अब मान लो टच करने पे तुम्हें गर्म ठंडा कुछ फील नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर सेम। ये चीज क्लियर है? अब वापस बच्चों समझो, जब तुम्हें गर्म फील हुआ तो होता यह है तुमने उस ऑब्जेक्ट को टच किया। इधर तुम, हाँ, उठ जाओ तुम वहां से। कुछ दिन अब तुम वहां बैठो, बैठ जाओ वहां पे, उठ जाओ वहां से। वो वाली जगह खाली हो गई है, अब तुम बैठने लगो वहां पे, उठ जाओ। तो बच्चों समझो, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसे समझो। तुमने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, वो तुम्हें गर्म लगा। गर्म का मतलब यह है कि उसमें से हीट तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हुई। उसमें से हीट तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हुई। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? अब तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट ठंडा लगा, उसका मतलब ये कि हीट तुम्हारी बॉडी से उसमें गई। हीट तुम्हारी बॉडी से उसमें गई। अब मान लो तुम्हें उसका टेम्परेचर नॉर्मल फील हो रहा है, तो इसका मतलब तुम दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर सेम अगर होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, और हीट फ्लो नहीं करेगी, इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ हमें यह बताता है कि हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगी। अगर हीट फ्लो नहीं कर रही तो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर सेम है या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो बच्चों अब इसमें आगे लिख लो, आगे इस तरह से बच्चों लिख लो। तो चलो बच्चों, जब तक एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, बहुत ही सिंपल है वो। ठीक है? जो बच्चों मैंने तुम्हें नेक्स्ट टीपीपी दिया है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। देख लिया बच्चों? बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है बच्चों, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है? अब बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट डिफाइन टेम्परेचर। एक बार ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे डिस्कस कर दूं। बच्चों बना लिया?
बच्चों बहुत सिंपल सा लॉ है, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें दिया ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, समझना केवल ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो बताओ ए और सी का टेम्परेचर सेम होगा या नहीं होगा। फिर तुमसे कहा बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बताओ बी और सी का टेम्परेचर सेम होगा। अब बताओ ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम, तो क्या ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? क्योंकि मान लो इसका टेम्परेचर 50 है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में तो इसका 50, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में तो इसका भी 50। अब इन दोनों का सेम टेम्परेचर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा लॉ है बच्चों, ये लिख लिया। अब इसमें लिख लो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if A and C are in thermal equilibrium, according to this law, if A and C are in thermal equilibrium, according to this law, if A and C are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium, then A and B, then A and B will also be in thermal equilibrium. वापस रिपीट कर रहा हूं, according to this law, if A and C are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium, then A and B will also be in thermal equilibrium. ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फिर लिख लो इसके बाद, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें बच्चों पॉइंट बना के लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it is based on conservation of energy, it is based on conservation of energy। तो बच्चों फर्स्ट लॉ किस चीज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर पूछता है तो फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लिख लो, इट डिफाइन इंटरनल एनर्जी, it define internal energy। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। अब बच्चों है क्या वो समझो, जैसे मान लो आपको अपने पेरेंट्स से कुछ 500 रुपए मिले, ठीक है, 500 रुपए मिले, तुमने मान लो 150 रुपए चाट पकौड़ी में खर्च कर दी, तो तुम्हारे पास कितने बचे? तो लगभग ऐसा ही कुछ फर्स्ट लॉ है, ऐसा ही तुम फर्स्ट लॉ बोल सकते हो कि मान लो ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, इसको तुमने 500 हीट दी, 500 हीट दी, 500 हीट दी, 500 हीट दी, इसमें से इसने 150 का वर्क कर लिया, 150 का वर्क कर लिया, तो बाकी 350 कहां गया? तो बाकी 350 ने उसने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। तो ऐसे तुम्हें 500 रुपए मिले, 150 तुमने उड़ा दिए, 350 तुमने अपनी सेविंग कर ली। तो ऐसे ही सिस्टम वर्क करता, तुमने उसको 500 हीट दी, कुछ तुमने उससे काम ले लिया, कुछ उसने वर्क कर लिया, तो बाकी कहां गई? बाकी बच्चों इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली गई। पॉइंट बच्चों समझे?
तो अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसका कुछ हिस्सा तो वो वर्क करेगा, कुछ हिस्सा वर्क करेगा, और बाकी हिस्से से क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब वो डिपेंड करता है, किसी को 500 मिले, उसने 500 के 500 उड़ा दिए, बताओ उसके पास सेविंग क्या है, जीरो। तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशन कुछ भी हो सकता है कि भाई 500 उसको मिले, 500 का 500 वर्क कर दिए, तो अब उसके पास इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, जीरो। 500 मिले, 700 खर्च कर दिए, कैसे होगा, 500 मिले 700 खर्च कर दिए, 200 रुपए उधार ले ली, तो वो यहां भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिक ये है कि हीट दो पार्ट में यूटिलाइज होगी, कुछ वर्क में, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज में। समझ गए बच्चों? तो अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें तुम लिख लो, अकॉर्डिंग, जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट 2 पॉइंट बच्चों में लिखा चुका हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat provided to a system, according to this law, heat provided to a system utilize in two ways. According to this law, heat provided to a system utilize in two ways. According to this law, heat provided to a system is utilized in two ways. One part of it, one part of it perform useful work, one part of it perform useful work, and remaining part, and remaining part increase its internal energy, and remaining part increase its internal energy. तो बच्चों डेफिनेशन उतने काम की नहीं होती है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन डेफिनेशन रट रहे हो, समझ में आना चाहिए कि भाई हीट प्रोवाइड की, कुछ काम कर लिया तो बाकी कहाँ चला गया, इंटरनल एनर्जी में। बस ये फंडा है, ये चीज समझ के बच्चों। अब इसी को अगर हम लिखें तो मान लो हमने डेल्टा क्यू हीट दी, तो कुछ उसने वर्क कर लिया, बाकी कहाँ चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज में। तो इसी को रिलेशन वाइज लिखेंगे तो ये हो जाएगा, डेल्टा क्यू मतलब हीट, डब्ल्यू मतलब वर्क, और ये डेल्टा यू। याद रहे बच्चों, फॉर्मूला जब भी यूज करोगे ऑल विथ साइन, सारी चीजें साइन के साथ ही यूज करोगे। साइन बच्चों मैंने तुम्हें बता रखा है, किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, इधर किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो प्लस या माइनस, और अगर सिस्टम बाहर निकाल रहा है माइनस। वर्क, वर्क डन बाई सिस्टम प्लस ऑन सिस्टम माइनस। वॉल्यूम बढ़े तो वर्क डन, घटे तो माइनस। इंटरनल एनर्जी नॉर्मल केसेस में, इवन 90% केसेस में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अधिकतर केसेस में हम फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस ही लेते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा यू प्लस, कम होगा तो माइनस। क्लियर है? अब बेसिक से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ऐसे ही देख के आंसर मुझे बताओ। ये फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है बच्चों, मुझे बताओ डेल्टा क्यू 500 जूल, मान लो डेल्टा यू 100, बताओ वर्क डन, वर्क डन 400। कोई दिक्कत? ठीक है, वापस समझो। मान लो डेल्टा क्यू 500, वर्क डन, वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई सिस्टम तुम्हें दिया है 100। अब बताओ डेल्टा यू 400, ठीक है। वर्क डन ऑन सिस्टम दिया है 200, वर्क डन ऑन सिस्टम 200 है, ऑन सिस्टम 200 है, तो यहां विथ साइन जब लिखोगे तो -200 लिखोगे, तो अब डेल्टा यू कितना आया, 700। ये चीज समझे, डेल्टा यू का मतलब चेंज। बच्चों बताओ प्लस है या माइनस, प्लस। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी,
बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी? 700 से। अब तुमसे कहा शुरुआत में इंटरनल एनर्जी 300 है, तो बताओ फाइनल कितनी होगी? 1000। शुरू में -300 है, वैसे होगी नहीं पर ऐसी बोल दिया, -300 है तो फाइनल 400। इनिशियली 1300 थी, अब 2000। समझ गए? वापस देखो, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, हीट रिजेक्टेड हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम, मान लो 300 जूल दिए। वर्क डन ऑन सिस्टम 200 दिया है। अब बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज, सोचो एक बार। हीट रिजेक्टेड 300 जूल है, वर्क डन ऑन सिस्टम 200 है, डेल्टा यू बताओ। -500, क्योंकि हीट रिजेक्टेड है तो माइनस कंसीडर करोगे। ये डेल्टा यू, वर्क डन ऑन है तो माइनस, तो कुछ मिस्टेक की, सही है ना बच्चों? हाँ, तो -100 आना चाहिए ना। डेल्टा यू -100, कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो चेक करो। तो इंटरनल एनर्जी चेंज -100 आया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी। मान लो पहले 500 थी तो नई कितनी होगी? 400। 5000 थी तो 4900 कर पाओगे। समझ पाए? तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो वर्क डन बाय सिस्टम बोल रहा है कि ऑन सिस्टम बोल रहा है, हीट इजेक्ट हो रही है या उसके अंदर आ रही है, वो सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्लस माइनस के मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें डीपीपी दिया है उसे बच्चों तुम देखो, ठीक है? इसमें बच्चों तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ। बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करें, कोई भी आवाज नहीं करे। आंसर जब मैं पूछूं तब बताना। सेकंड, फिफ्थ, बच्चों सेकंड में हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। सेकंड में बच्चों बॉम्बे, देखो 200 जूल गिवन है तो डेल्टा क्यू प्लस 200, वर्क डन ऑन इट लिखा है तो वर्क डन लिखोगे -100, ठीक है? तो अब डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस वर्क डन 200, डेल्टा यू -100, डेल्टा यू बच्चों 300। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई तकलीफ? सेकंड क्लियर है बच्चों? सेकंड में किसी को डाउट तो नहीं ना? वर्क डन ऑन सिस्टम है तो माइनस लोगे, ठीक है? अब बच्चों जो सिक्स्थ नंबर है उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। सिक्स्थ में देन अमाउंट ऑफ, ये एक्सटर्नल हटा लो इसमें, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको भी हटा के बाई सिस्टम इज कर लो। जो सिक्स्थ नंबर है, सिक्स्थ नंबर में बच्चों यहां एक्सटर्नल लिखा हुआ है उसे हटा दो, एक्सटर्नल लिखा हुआ है उसे हटा दो, ठीक? ये टर्म हट जाएगा।
वर्क डन बाई सिस्टम कर लो, ठीक है। ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। बॉम्बे, तुम बोलो। और कोई? आगरा। और ओके बच्चों, करेक्ट आंसर बॉम्बे है, ठीक है ना। ध्यान से देखो बच्चों, इन द प्रोसेस 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम। तो हीट गिवन, तो डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू बच्चों अगर मैं लिखता हूं, डेल्टा क्यू प्लस का 500, लेकिन कैलोरी है 500 इंटू 4.2, बच्चों देखोगे कितना आएगा 2100 जूल। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, हीट कितनी आई तुम्हारी प्लस का 2100, ये पॉइंट समझे। अब वापस देखो, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क डन बच्चों लोगे प्लस का 100, प्लस का 100। अब डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये 2100, डेल्टा यू ये 100, तो डेल्टा यू बच्चों तुम्हारे पास आ गया 2000 जूल। अब 4.18 ज्यादा एक्यूरेट होता है, जैसे 4.18 ज्यादा एक्यूरेट रहता है, तो 2000 से थोड़ा कम आएगा। 2000 से थोड़ा कम करोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तुम्हारे पास बॉम्बे आ जाएगा। कनेक्ट कर पाए बच्चों? उसमें ये कैलोरी में था, आंसर जूल्स में है, तो तुम्हें कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चों समझ पाए ना इसे? बोलो कोई डाउट हो? हाँ मैं बताता हूँ, एक बार पहले ये कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं, फिर ये वाला कर लिया ना। अब 6 एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। हाँ, अब जो तुम्हारा डाउट है वो मैं बता रहा हूं, या इस तरह की जो सिचुएशन रहेगी उसमें चीजें क्लियर होनी चाहिए, बस ये क्लियर होनी चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं। समझना बच्चों, या इसको मैं हटा के एक अलग से समझा रहा हूं। देखो, एक्सटर्नल वर्कडन वगैरह होगा तब क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे ये पिस्टन है, मान लो गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, वर्कडन बाई गैस मान लो 100 जूल है, वर्कडन बाई गैस क्या है 100 जूल। अब मैं पूछता हूं एक्सटर्नल वर्कडन, देखो अगर मैं पूछता हूं वर्कडन बाई सिस्टम, वर्कडन बाई सिस्टम वो कितना होगा 100 जूल। वर्क डन ऑन सिस्टम इसी केस में पूछूंगा तो फिर वो -100 मानूंगा। वर्क डन ऑन का मतलब एक तरीके से एक्सटर्नल वर्क डन ही हो गया। वर्क डन ऑन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से एक्सटर्नल वर्क डन। ये इधर शिफ्ट हुआ तो बाहर का फोर्स इधर है, बाहर का फोर्स इधर है, ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, इसका फोर्स इधर है, इसका फोर्स एक्सटर्नल इधर है, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका वर्क डन क्या माना जाएगा प्लस। तो वर्क डन बाई सिस्टम ऑन सराउंडिंग क्या मानेंगे प्लस। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखता हूं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, क्या होगा माइनस। तो समझ पाए ना? तो वर्क डन ऑन सिस्टम हम जो लिखते हैं वो एक तरीके से एक्सटर्नल वर्क डन ही होता है। अगर वर्क डन बाई प्लस है तो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन इस पे मानोगे नेगेटिव, वर्क डन बाई नेगेटिव है तो एक्सटर्नल हो जाएगा पॉजिटिव, वो रहता है। पर क्लियर लिखा होना चाहिए उसमें कि एक्सटर्नल का किस पे, सिस्टम पे या किस पे, तो कर सकते। समझ गए ना? ठीक है। अब बच्चों इस पे आते हैं 6 नंबर पे। तो बच्चों इफ हीट ऑफ 140 जूल इज एडेड टू गैसियस सिस्टम, यानी कि डेल्टा क्यू हो गया +140, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बच्चों कुछ बचा ही नहीं, कितना है 30, तो ठीक है बच्चों उधर भेजोगे 110 आ जाएगा, तो वर्क डन बाई सिस्टम 110। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? अभी
अब एक और क्वेश्चन बच्चों देखो, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बताओ फोर्थ में आंसर क्या होगा? बी, और आगरा, और चलो बच्चे देखो, हीट वर्क इंटरनल एनर्जी, बताओ कौन प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता? हीट वर्क इंटरनल एनर्जी कौन प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता? इंटरनल एनर्जी। तो अब डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, तो डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन डेल्टा यू, तो ये चीज तुम्हारी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये चीज का मतलब ये चीज, तो आंसर क्या हुआ? चेन्नई। समझे बच्चों? हाँ बोलो। वो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, मैंने रीड नहीं किया, फिर मैं वापस बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि जो ये वर्क है वो बाई सिस्टम है, वो जो अपना स्टैंडर्ड रहता है वो लेके चलते हैं। बच्चों इधर समझ पाए? वापस समझो, ये अपना जनरल फॉर्मूला है, इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये अपने पास ये आया, ये आंसर हो गया। ये क्लियर है बच्चों? कोई तकलीफ? अब इसमें बच्चों नाइन्थ नंबर एक बार देखो, नाइन्थ, आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तभी बताना। नाइन्थ नंबर, ओके, नाइन्थ नंबर हैंड राइज करें बच्चों जो आंसर देना चाहें, नाइन्थ में कोई भी आंसर जो देना चाहे। हाँ बोल, क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कोई बोलो आगे। डेल्टा, डेल्टा यू का एक्सप्लेनेशन सही है, डेल्टा क्यू का बता पाओ। और कोई बच्चों, कोई भी बच्चों बताओ, डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड करती है क्या? डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड करती है? नहीं, तो दोनों प्रोसेस के लिए सेम होगी क्या? तो पक्का डेल्टा यू तो सेम होगा, डेल्टा यू सेम होगा तो हम गारंटी से बोल सकते हैं कि ए और डी में से ही कोई एक आंसर होगा, ए और डी में से ही कोई एक आंसर होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों हीट देखना, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, बच्चों डेल्टा यू मान लो सेम है कुछ 50, पहले के लिए, दूसरे के लिए भी वो उतना ही है 50, W1 W2। बच्चों याद करो पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है? बच्चों पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क डन। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर वाली प्रोसेस लेता हूं तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, और नीचे वाली प्रोसेस लेता हूं तो ये वाला एरिया मिलेगा। मुझे बताओ किस प्रोसेस का एरिया ज्यादा है? तो बच्चों जिसका वर्क डन ज्यादा होगा, जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसमें तुम्हारा हीट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा यू तो दोनों में सेम है, डेल्टा यू दोनों में सेम है। वर्क डन किस में ज्यादा होगा? जिसका एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो वर्क डन ज्यादा, वर्क डन ज्यादा तो हीट ज्यादा, डेल्टा यू दोनों में सेम होगा। बच्चों इसे समझ पाए? कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, वापस देखो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन ये वाला क्लियर है ना बच्चों? इसमें आंसर क्या हो जाएगा फिर? पहले, हाँ बोलो बच्चों।
बताता हूं, एक ही मैं बना देता हूं। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ठीक है ना। एक ग्राफ, एक ही कलर है क्या, सॉरी, चलो छोड़ो, खैर एक ही कलर में समझ जाओगे। ये दो ग्राफ हैं। अब ऊपर वाले का एरिया मान लो मैंने ये बना दिया येलो कलर में, ठीक है, ये ऊपर वाले का एरिया हो गया। अब नीचे वाले का एरिया मान लो ये वाला है। अब देखो कौन सा एरिया जाता है, ऊपर वाले का एरिया यहां तक, इतना एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसमें। ऊपर वाले का एरिया देखोगे तो इतना एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, तो उतना एक्स्ट्रा एरिया है और वो भी एक्सपेंशन वाला है। ये मान लो इनमें एरो ऐसे बने होते तो दोनों का निगेटिव वर्क डन होता, तो इसका ज्यादा निगेटिव है तो इसका वर्क डन कम माना जाता, फिर आंसर रिवर्स हो जाता। तो हम एरिया से वर्क डन डिसाइड करेंगे। नहीं देखो, एरिया तो मैं बोल ही सकता हूं, देखो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, सिमेट्रिक नहीं, तुम कोई सा भी ले लो, ये रहा, तुमने कोई भी रैंडम शेप ले लिया। अब मैं एरिया देखता हूं, इसका एरिया ये पूरा है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का देखोगे तो इतना इतना ही है, तो शेप कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो नीचे ग्राफ है उसका एरिया कम ही रहेगा। देखो आराम से समझ पाए बच्चों, तो नीचे वाले का एरिया कम है तो उसका वर्क डन कम, उसका हीट ज्यादा। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखो। 8 में बच्चों थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन कर लो। 8th नंबर है बच्चों ये, 8th नंबर, इसमें भी यहां एक्सटर्नल लिखा है, तो वो एक्सटर्नल वर्क हटा दो, एक्सटर्नल हटा दो, ठीक है बच्चों। 8th में एक्सटर्नल हटा दो। अभी ये क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों इसमें तुम ट्राई कर सकते हो 11, एक सेकेंड, बच्चों अप टू 11 तक हम टॉपिक कर चुके हैं, अप टू 11 तक बच्चों हम टॉपिक कर चुके हैं, तो वो तुम अटेम्प्ट कर लेना। तो जो डीपीपी मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया है उसमें अप टू 11 तक ट्राई कर लेना। उसके अलावा बच्चों जो केटीजी वाला मॉड्यूल या सीट है, सीट 4, वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा क्विज है मैंने पहले ही बताया, उसमें केटीजी आएगा। हाँ देखो, जो संडे को टेस्ट है उसमें ग्रेविटेशन और केटीजी दोनों आएंगे, और जो कल क्विज है उसमें मैं यहां से थोड़ा पहले, मतलब जीरो लॉ से पहले का मान लो, जो आज हमने पढ़ाया है उसको छोड़ के मान लो, आज जो हमने डिस्कस किया उसको छोड़ के तुम्हारा क्विज में आएगा, और उसमें मेनली केटीजी रहेगा। दो एक क्वेश्चन बस ग्रेविटेशन के हो सकते हैं, बाकी मेनली केटीजी रहेगा, होंगे मतलब, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन बस ग्रेविटेशन। हाँ टेस्ट में मतलब जितना अपना हो जाएगा उतना मान लो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों।